नमस्कार। आज की भावगंगा के 273वें अंक में 273वें सोपान पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज सुबह हल्की बदली थी, कोहरा नहीं था, लेकिन इस समय बहुत सुहाना मौसम है। छत पे हल्की हल्की गुनगुनाहट ही महसूस हो रही धूप में। कल की और परसों के भावगंगा पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन पर भी चर्चा होगी। और अमृत अग्रवाल जी, जो हमारे मित्र चेन्नई के हैं, बहुत ही, वैसे तो 80+ हैं, लेकिन बहुत ही सक्रिय हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ पार्कों के देखभाल के लिए और लोगों को सामाजिक कार्यों में जोड़ने के लिए। उन्होंने एक पोस्ट भेजी, खुद की संतुष्टि से बढ़कर आनंद नहीं होता, हर कार्य उसी आधार पर करना चाहिए, दिल बल्ले बल्ले हो जाता है। खुद की संतुष्टि, अब इसको कुछ मित्रों ने गलत समझ लिया भावगंगा के उस ग्रुप में, और संतुष्टि को संतोष के बराबर मान लिया। संतुष्टि तो बहुत प्यारा शब्द है। आपको लोगों की सेवा करने में संतुष्टि आती है, बच्चों के पालन पोषण में संतुष्टि आती है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में संतुष्टि आती है, किसी खास तरह के प्रकृति और धरती के सकारात्मक विचार के बारे में चिंतन चर्चा करने में संतुष्टि आती है। तो इसमें सुख है, होना चाहिए। एक पौधे को उगते हुए, एक बच्चे को बढ़ते हुए देखते हैं, बच्चे की किलकारी देखते हैं, कभी कभी बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई है, बारिश की फुहार आषाढ़ की देखते हैं, एक कली का खिलना देखते हैं, तो आपको संतुष्टि मिलती है। तन बदन को और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आत्मा यानी कि सर्वव्यापी संवेदना जो आपके अंदर है। तो संतुष्टि तो वह चीज है, लेकिन उसको जब एक मित्र पीएन तिवारी साहब, जो बीएचयू के इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने कहा संतोषम परमम सुखम। कहाँ उन्होंने संतुष्टि की बात कही थी और कहाँ इसको उन्होंने उसके कमेंट पर संतोषम परमम सुखम कर दिया कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। अब संतोष में और संतुष्टि में, संतुष्टि के किसी कार्य के होने के बाद संतुष्टि मिलती है, और संतोष तो जो भी स्थितियां हैं उसको स्वीकार करना संतोष है। और यहीं तक कहते तब भी चलिए कोई बात नहीं थी, उन्होंने आगे वह दोहा भी रहीम का कोट कर दिया, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष को इतना बड़ा धन मान लिया कि जब वह आ जाता है तो सारे धन धूरि समान हो जाते हैं। प्रकृति के आनंद का धन, धरती को बचाने का जो सुख है, आनंद है, उसका धन, सब धूल हो गया जब संतोष धन आ गया। मतलब फिर तो आप
सारे इवोल्यूशन, सारे विकास, मैं आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। हम विकास करते करते ही जीव जंतुओं से मनुष्य तक आए हैं, और अभी भी मनुष्य में कॉन्शसनेस से सुपर कॉन्शसनेस तक जाने की, चेतना से ऊर्ध्व चेतना तक जाने की पूरी प्रक्रिया है, पूरी साधना है, और पूरा एक क्रम रहेगा। तो जो संतोष को इतना बड़ा धाम मान लिया कि बाकी सब धूल समान हो गए, अगर आपको भूख लगी है तो क्या आप संतोष करके बैठे रहेंगे, या भोजन के लिए कोई प्रयत्न करेंगे? और भोजन के लिए प्रयत्न और भोजन, क्या ये धूल समान हो जाएगा? आपको प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए प्रयत्न करेंगे, या प्यास और ये प्रयत्न, ये भी धूल समान हो जाएगा? तो बार बार मैं कहता हूँ कि ये जो धार्मिक प्रवचन करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, या रहीम जैसे जो चालाक शिक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मुफीद है कि संतोष रखो, क्योंकि जो भी तुम्हारे हालात हैं वो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल हैं। तो संतोष रखोगे तो सबसे बड़ा सुख मिलेगा। अरे अगर कोई भी असंतोषजनक स्थिति है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, पेड़ कट रहे हैं, पर्यावरण का संकट है, तो हम संतोष रखेंगे? पर्यावरण वगैरह सब धूल समान है। ऑक्सीजन की कमी है कोरोना टाइम में, तो ऑक्सीजन भी धूल समान हो गया। संतोष रखिए और मरते जाइए। यह तो आत्मघाती विचार है, आत्मघाती दोहे हैं। इसी पर मैंने अपने इस किताब धरती जानती है में लिखा भी था एक पैराग्राफ, कई बार सुना भी चुका हूँ, लेकिन इसको बार बार लगता है कि कहने सुनाने की ज़रूरत है। अक्सर कहा जाता है कि संतोष बहुत बड़ा गुण है, और संतोष के धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। हमारे अमृत अग्रवाल जी ने संतुष्टि और एक दूसरे संदर्भ में कहा था, और उसके पाठक और श्रोता लोग उसे दूसरी जगह लेके उड़े, जो शुद्ध धार्मिक शोषण का पोषण करता है। अक्सर कहा जाता है कि संतोष बहुत बड़ा गुण है, और संतोष के धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोष का धन अच्छा या श्रेष्ठ हो सकता है यदि तुलना गोधन, गजधन, बाजधन या रतन धन से की जा रही हो। रहीम की पहली लाइन ठीक है, लेकिन स्थितियां अगर अत्याचार की, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, इनकी तुलना में संतोष धन ठीक हो सकता है। लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। रहीम के अक्सर दोहे ऐसे हैं कि पहली लाइन से आप सहमत हो सकते हैं, लेकिन दूसरी लाइन से आप असहमत हो जाएंगे, नहीं सहमत हो सकते। अगर आप संपूर्णता में देखते हैं तो, अगर आप बहुत चालाकी में विश्वास करते हैं तो फिर सहमत हो जाएंगे। संतोष का धन अच्छा या श्रेष्ठ हो सकता है, तुलना गोधन, गजधन, बाजधन या रतन धन से की जा रही हो। लेकिन स्थितियां अगर अत्याचार की, अन्याय की या असत्य की हों तो वहाँ संतोष कतई नहीं चाहिए। और उन हालात में जो संतोष रखता है वह अपने को धोखा दे रहा है। वहाँ असंतोष की ही आवश्यकता है। जब चारों ओर सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा हो और लोग चुप हों तो इस चुप्पी को क्या कहेंगे? वहाँ असंतोष की ही आवश्यकता है जब चारों तरफ सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा हो। तो उनकी उस चुप्पी को क्या कहेंगे? इसका कारण वही शुरू से कंडीशनिंग दिमाग में भर दिया गया है धर्मों के द्वारा, और जो व्यवस्थाओं के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई उसमें भी कि कितनी भी व्यवस्था गड़बड़ हो तुम संतोष रखो। मुझे बेचैन लोग अच्छे लगते हैं बिला वजह सोए पड़े लोगों की तुलना में।
मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है, मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है। भावगंगा भी इसीलिए शायद बह रही है कि सार्थक बेचैनियाँ उभरें और कुछ करें। हम लोग तो कर ही रहे हैं 24 घंटे। अगर पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, धरती को टेम्परेचर हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, मनुष्य में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, गरीबों को अच्छी पढ़ाई पढ़ने का, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल, कोई अब सुविधा ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, इतनी महंगी हो गई है पढ़ाई। अगर आज भी बहुत सारे लोग भोजन के लिए तरस रहे हों, किसान आत्महत्याएं कर रहे हों, अनावश्यक एटॉमिक वेपन्स का कलेक्शन हो रहा है, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, जो समस्याएं और सारे युद्ध जनता के बीच नहीं होते, किसी न किसी लीडर या तानाशाह के वजह से होते हैं। आम जनता के बीच में कहीं कोई युद्ध नहीं होता, सब तो भारत माँ की संतान है। ये निहित स्वार्थवश युद्ध किए जाते हैं, युद्ध की स्थितियां बनाई जाती हैं। लोकतंत्र आ जाने के बाद तो मिलजुल करके सारी समस्याओं का हल हो सकता है। तो ये जो इस समस्याएं हैं, इन समस्याओं के संदर्भ में भी अगर कोई संतोष कर रहा है तो वह अपने को कितना बड़ा धोखा दे रहा है। ये तो ऐसे ही है कि किसी हम नाव में बैठे हैं और नाव में पानी घुस रहा है, तो जिस किनारे नाव में पानी आ रहा है उस किनारे वाले तो उसको उलीच उलीच करके बेचारे बाहर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी किनारे पर बैठा व्यक्ति सोच रहा है, आहा, अगर ये उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, मुझे तो संतोष के साथ नाव की यात्रा करनी है। ये संतोष बड़ा आत्मघाती है, इससे बचना होगा, गहराई में सोचना होगा। कल की भावगंगा पर और प्रतिक्रियाएं, रजनीश जी की प्रतिक्रिया रही बेहद शानदार और बहुआयामी अंक, बेहतरीन गज़ल कल के 272 के अंक पर, बेहतरीन गज़ल और ज़बरदस्त प्रासंगिक व्यंग से सजी हुई आज की भावगंगा और आपकी निष्ठा को सादर नमन। धन्यवाद रजनीश जी। शारदा जी की प्रतिक्रिया, आज की भावगंगा सुनी, बहुत आनंद आया, व्यंग्य गज़ल ने प्रभावित किया, कहानियाँ शिक्षाप्रद थीं। शारदा, बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। आर.डी. तिवारी जी के 2 अंकों पर 3 प्रतिक्रियाएं मिली हैं। एक, सुंदर भावगंगा, 4 पत्नियों की कहानी मनोरंजन के लिए ठीक है। कल की भावगंगा में ये 4 पत्नियों वाली कहानी थी, केवल तो 4 पत्नियों की कहानी मनोरंजन के लिए ठीक है, केवल कहानीकार अपनी कल्पना के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा है। पतंजलि सूत्र पर व्यंग्य लेख आज की दिशा को दर्शा रहा है। निष्ठ पर कॉम्प्रहेंसिव अभिव्यक्ति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। निष्ठ पर कॉम्प्रहेंसिव, संपूर्णता में अभिव्यक्ति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और दूसरा है, लेटरल थिंकिंग या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पर चर्चा प्रेरणादायक है।
यह बॉक्स ऐसा आवरण है जिसे नॉलेज बैरियर के रूप में भी देखा जा सकता है और इसीलिए इस बैरियर को क्रॉस करने की ज़रूरत है। इसी से ज्ञान का अहंकार भी निकलता है, जो उसी बॉक्स में सीमित हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं सब कुछ जान गया, लेकिन जानने को अनंत है। यह बॉक्स नए विचार और प्रगति को बाधित करता है। बच्चे का उदाहरण इस लेटरल थिंकिंग का परिणाम है। जब रेलवे कोच जवाहर टनल से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और कैरियर के टायर्स को इन्फ्लेट करना पड़ा था। उसकी हवा कम करनी पड़ी थी। जब रेलवे को जवाहर टनल से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। देखिए वो लेटरल थिंकिंग की कहानी कितनी सार्थक हो गई। और कैरियर के टायर्स को ये हवा थोड़ा निकालना पड़ा था। मैनेजमेंट और विज्ञान में लेटरल थिंकिंग के बहुत से प्रयोग हैं। बहुत ही रोचक विषय है और भावगंगा में जो तरुण वर्ग हैं उनके लिए ये उपयोगी विषय वस्तु है। बच्चे को मस्तिष्क तो आउट ऑफ बॉक्स ही होता है, उसके लिए बॉक्स बनाया जाता है। वही बच्चा तो उसका सोच, उसकी विचार, उसके ध्वनियाँ सब अनंत थी। हमने उसमें एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स कार्व आउट कर लिया और उसमें कैद करने की कोशिश कर दी बच्चे को। एक दिन किसी दिन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या लेटरल थिंकिंग पर एक अलग से भावगंगा का प्रोग्राम रखा जाएगा। मैनेजमेंट और विज्ञान में लेटरल थिंकिंग के बहुत से प्रयोग हैं। बहुत ही रोचक विषय है और भावगंगा में जो तरुण वर्ग है उनके लिए उपयोगी विषय वस्तु है। बच्चे का मस्तिष्क तो आउट ऑफ बॉक्स ही होता है और उसके लिए बॉक्स बनाया जाता है। भावगंगा हमेशा की तरह तन्मय कर रही है। भावगंगा हमेशा की तरह तन्मय कर रही है। और अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण और प्यारे व्यक्तित्व, शख्सियत का जन्मदिन है। 90वां जन्मदिन है। अमीन सयानी, बिनाका गीतमाला। देश के अधिकांश लोग इस नाम से, उनकी आवाज़ से परिचित हैं। तो आइए के विक्रम राव की एक आर्टिकल से उनको याद करें। बिनाका गीतमाला के एक तरह से प्रणेता कह लीजिए और हिंदुस्तान के हर वर्ग में बेहद मशहूर अमीन सयानी साहब। आज उनका 90वां जन्मदिन है। बम्बई में रहते हैं। तो विक्रम राव जी ने अपने इस राइटअप का शीर्षक दिया है, क्या थे वे दिन बिनाका गीतमाला वाले। बिनाका गीतमाला वाले। उस रात दिसंबर 1966 में मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया दफ्तर में अचानक फ़ोन की घंटी बजी। विक्रम राव जी वहाँ पर उस समय काम कर रहे थे। तीसरी मंजिल के रिपोर्टर कक्ष में बैठा था। उस समय रिपोर्टर थे। तीसरी मंजिल के रिपोर्टर कक्ष में बैठा था। मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन पूछ रहा था सिटी डायरी के लिए फला कार्यक्रम भेजा है, छाप दीजिएगा। खोजकर मैंने उन्हें बताया कि आइटम दे दिया गया है, मतलब छपने जा रहा है। उधर से वह व्यक्ति अपना नाम बताने ही वाला था कि बीच में मैंने टोका, कह दिया, आपको कौन नहीं पहचानता, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। वे थे अमीन सयानी। तो आज 21 दिसंबर उनका 90वां जन्मदिन है।
उनकी दिलकश वाणी सुनकर ही मेरी स्कूली पढ़ाई वयस्क हुई थी। और हम सबकी जो इस उम्र में हैं, अन्यथा चूँकि 70-75 के दशक तक वो आवाज़ 50,000 से ज़्यादा उनके प्रोग्राम हुए और उनके सब इन्होंने तमाम सारी घटनाओं की, प्रोग्रामों की, गांधी, नेहरू, इन लोगों के, गांधी के समय में तो खैर नहीं, लेकिन नेहरू और उसके बाद कितनी यात्राओं, कहाँ कहाँ के उन्होंने सबका एक तरह से कमेंट्री दी घटनाओं की। उनकी दिलकश वाणी सुनकर ही मेरी स्कूली पीढ़ी वयस्क हुई। तभी रेडियो सीलोन पर बिनाका गीतमाला शुरू हो गई थी। बुधवार की शाम हुई कि 8 बजते रेडियो से सभी कान सटाकर बैठते थे। हिंदुस्तान ठहर जाता था। भाइयों और बहनों, अमीन सयानी, उनकी उद्घोषणा का अंदाज भी निराला था, मानो श्रोता के सामने बैठकर संवाद कर रहे हों, बीन बजा रहे हों। उस दौर में फिल्मी गीतों की लोकप्रियता भी खूब थी। कारण था कि नव स्वतंत्र भारत रेडियो की नीति। कारण था नव स्वतंत्र भारत की रेडियो नीति। सूचना और प्रसारण मंत्री थे उत्तर प्रदेश में बसे मराठी डॉक्टर बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर, जो शास्त्रीय संगीत को ही सब कुछ मानते थे। फिल्म संगीत को वे अपसंस्कृति समझते थे, बाजारू। वह पूर्णतया प्रतिबंधित था रेडियो पर। डॉक्टर केसकर 10 वर्ष नेहरू सरकार के सूचना मंत्री रहे। डॉक्टर केसकर शास्त्रीय संगीत के पक्षपात तथा कट्टर प्रचारक रहे, शास्त्रीय संगीत के, लेकिन फिल्मी संगीत के विरोधी रहे। मंत्री जी की दृढ़ मान्यता थी कि फिल्मी गानों से जनरुचि ओछी, हरजाई टाइप होती है। नतीजा वही हुआ। जिसे जितना दबाया जाता है वह उतना ही उछलता है। प्रकृति का नियम है, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। जितना आप गेंद को नीचे तेजी से फेंकेंगे उतना ही ऊपर उछलेगा। जिसे जितना दबाया जाता है वह उतना ही उछलता है। रबड़ की गेंद की मानंद फिल्मी म्यूजिक भी। अतः लाजमी है कि रेडियो सीलोन का फिल्मी प्रोग्राम अपार सफलता पा गया। ऑल इंडिया रेडियो में तो सफलता नहीं मिली उसे, और उसे चूंकि एक तरह से बैन ही किया हुआ था, तो फिल्मी प्रोग्राम जब रेडियो सीलोन ने, श्रीलंका जैसे छोटे देश के रेडियो ने जब हिंदी गानों का प्रोग्राम शुरू किया तो अपार सफलता, लोगों की प्यास वो बुझाने लगा, क्योंकि लोगों की प्यास को बुझानी थी। अगर भारत का रेडियो नहीं बुझा रहा है तो वो बुझाएगा। प्रारंभ हुआ 3 दिसंबर 1952 को। 7 गानों की सीरीज का पहला शो रिले किया गया, काफी कामयाब रहा। 1 साल के भीतर अमीन सयानी के कोलाबा ऑफिस में हर हफ्ते 65,000 चिट्ठियां आने लगी। बाद में इस शो में गानों की संख्या 7 से बढ़कर 16 हो गई। बुधवार को प्रसारित होने वाले इस शो के लिए पिछले शनिवार को ही रिकॉर्डिंग की जाती थी। पायदानों पर गीत का स्थान कौन और कैसे तय करे, इसकी पद्धति निर्धारित थी। शो में कौन से गाने जाने चाहिए, इसके लिए देश भर के प्रमुख रिकॉर्ड डीलरों से रिपोर्ट मांगी जाती थी। कितने आपके रिकॉर्ड सेल हुए। पहले 2 दशकों इसके लिए देश भर के प्रमुख रिकॉर्ड डीलरों से रिपोर्ट मांगी जाती थी। पहले 2 दशकों तक नौशाद अली, श्री रामचंद्र, हेमंत कुमार, रोशन और मदन मोहन के साप्ताहिक हिट परेड में प्रमुखता से शामिल रहे। वहीं 1960 के दशक में शंकर जयकिशन, ओपी नैयर और एस.डी. बर्मन आए। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याणजी आनंद जी और आर.डी. बर्मन ने जगह ले ली। प्रसिद्ध लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारेलाल ने कहा अपने एक इंटरव्यू में, मैं और लक्ष्मी भाई दोनों बिनाका गीतमाला के प्रबल प्रशंसक थे। मुंबई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जूनियर संगीतकार के रूप में, जब यह संगीतकार फुल फ्लेजेड जैसे नहीं हुए थे, तो जूनियर संगीतकार के रूप में संघर्ष करते हुए हमने एक दिन सपना देखा था। हम लोगों का उस दिन समय का सपना था कि जब हमारे गीतमाला चार्ट बस्टर होंगे, उसमें शामिल होंगे। यूं पहले दिन से ही विज्ञापनों के मार्फत रेडियो सीलोन पर धन बरसना शुरू हो गया था। उसके पूर्व तक अमीन सयानी का साप्ताहिक पारिश्रमिक केवल 25 रुपए था। उन्होंने अंग्रेजी उद्घोषणा से
अंग्रेजी अनाउंसमेंट से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने वह भी ज़माना देखा जब वे आकाशवाणी के हिंदी विभाग के ऑडिशन देने के लिए गए थे। उनसे कहा गया कि उनके उच्चारण से में अंग्रेजी और गुजराती का आभास होता है, मगर वे हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने कई विदेशी रेडियो कार्यक्रमों के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। वो 50,000 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं। 50,000 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं। सन 1992 में उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा था। उन्हें पद्मश्री से 2009 में सम्मानित किया गया। रेडियो का पर्याय वे बने। भाग्य देखिए, कभी वे गायक बनना चाहते थे, लेकिन बाद में जाने माने ब्रॉडकास्टर हो गए। उनकी मान्यता है कि अच्छी हिंदी बोलने वाले के लिए थोड़ा सा उर्दू का जानना भी ज़रूरी है। उनकी मान्यता है कि अच्छी हिंदी बोलने वाले के लिए थोड़ा सा उर्दू का ज्ञान भी ज़रूरी है। हालांकि 1970 के दशक में निजी टीवी चैनलों के आने और फिर फिल्मी गीतों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट के कारण गीतमाला ने अपनी चमक खोनी शुरू कर दी। आज जो विविध भारती चमक रही है, उसमें भी अमीन सयानी का ही श्रेय दिया जाना चाहिए। आकाशवाणी के संचालक समझ गए कि फिल्मी गीत धनोपार्जन का अच्छा स्रोत हैं, अजेय स्रोत हैं। उसे परिमार्जित कर चलाया गया। आज वह शीर्ष पर है। उम्र के तकाजे से सयानी साहब पर भी सीमाएं आ गई हैं। उम्र के तकाजे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब एक छोटा सा पिछले साल आज के दिन जो मेरा आलेख सोशल मीडिया पे गया था, वो आपके सामने रख रहे हैं। आज की समस्या को सूक्ष्म में बयान करने को एक मित्र ने आग्रह किया। आज की समस्या को सूक्ष्म में बयान करने को एक मित्र ने आग्रह किया। मैंने कहा, मतलब आज की समस्या के लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है कि जनता दोषी है? ऑब्वियसली आप भी मानेंगे कि मैंने कहा सरकार और जनता दोनों केवल दोषी ही नहीं हैं, आतंकवादी हैं। मैंने कहा सरकार और जनता दोनों ही दोषी हैं और दोनों ही आतंकवादी हैं। तो मित्र ने कहा कि आतंकवादी कैसे? तो मैंने कहा कि आतंकवाद की परिभाषा ही यही है, बिना सुने, बिना सभी पक्षों को सुने फैसला कर लेना, बिना जाने फैसला कर लेना, बिना परिणाम पर विचार किए फैसला कर लेना। इस पर एक घटना भी याद आ गई, मैंने शायद एक आध बार और जिक्र किया है भावगंगा में, यहीं लखनऊ में। मैं कहीं बाहर पोस्टेड था उस समय, लेकिन मुझे यहाँ बुलाया गया था। एक बहुत बड़ा 90s की घटना है, शायद 20-25 साल पहले। एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जो 2 खंडों में था। शुरू के 1.5-2 घंटे रखे गए थे धर्म और आतंकवाद, इस पर चर्चा के लिए, और उसके बाद फिर करीब 3 घंटे कवि सम्मेलन था। मुझे दोनों में बुलाया गया था, और धर्म और आतंकवाद में सभी धार्मिक गुरु बुलाए गए थे, हर धर्म के बड़े बड़े नाम स्वनामधन्य हिंदुस्तान में जो भी बहुत, और मैं सबसे छोटा था। और साथ ही किसी धर्म के, मतलब अपना होलिस्टिक अप्रोच तो है ही है कि हर धर्म में अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, और हर धर्म को अपने को समय के अनुसार उभरे हैं, तो अब समय के अनुसार उनमें परिवर्तन भी होना चाहिए। और उसके बाद कवि सम्मेलन में भी मुझे कविताएं भी सुनानी थी, और पहले से घोषित भी था कि मैं दोनों में हूँ, उनके कार्ड्स वगैरह में भी था। तो सभी धर्म के लोग धर्म और आतंकवाद पर अपने अपने बात रखते हुए, अपने अपने विचार रखते हुए, जो समय सीमा पहले वाले सत्र की थी, और 2-3 हज़ार ऑडियंस थी, खूब लोग मन से सुन रहे थे, क्योंकि मुद्दा भी बड़ा गर्म था।
कभी कभी भी बड़े अच्छे अच्छे बुलाए गए थे। तो दोनों के प्रभाव में खूब सोता था। तो पहले सत्र में जब सभी लोग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बोल गए, मेरे लिए समय बहुत कम बचा, बल्कि स्पिल ओवर हो रहा था। तो लोग, संचालक महोदय ने कहा कि पांडे जी से आग्रह है कि वो बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें, समय कवि सम्मेलन का अब होने वाला है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात संक्षेप में ही रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी बात रखूं उसके पहले दो बहुत छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाना चाहूंगा। अब देखिए, जितने धर्म के गुरु थे वहाँ पे, धर्म और आतंकवाद पर बोलने वाले, सब एक साथ बोल उठे। भले ही उनके धर्म और आतंकवाद के विचारों में विरोध रहा, जो भी रहा, लेकिन इस मुद्दे पर सब एक साथ बोल उठे कि पांडे जी, अभी कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन में आपको बोलना है, आपको कहना है, तो यहाँ पर केवल मुद्दे की बात करिए, कविताएं कवि सम्मेलन में सुना दीजिए। सबने एक साथ ये कहा कि पांडे जी, कविताएं कवि सम्मेलन में सुना दीजिएगा, यहाँ का समय बहुत कम है। मैंने इन सब की तरफ इशारा करते हुए पब्लिक से कहा कि धर्म और आतंकवाद पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपने देख लिया, साक्षात उसका प्रयोग या डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब उसका एक उदाहरण आपने देख लिया, साक्षात उदाहरण आपने देख लिया। तो सब सन्न कि ये क्या हो गया, क्या बात कह रहे हैं। मैंने कहा कि आतंकवाद का एक और एक ही अर्थ होता है, और वह है बिना सुने फैसला कर लेना, बिना जाने फैसला कर लेना, बिना खुली आंखों से और खुले विचार से चीज़ों को समझे हुए फैसला कर लेना। यही आतंकवाद है, यही आतंकवाद का बीज भी है और यही आतंकवाद का वृक्ष भी है। अब हमारे ये सभी मित्र जो मंच पे बैठे हुए हैं, सबने अपने अपने आतंकवाद का डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया, अपना प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया। सब चौंक गए कि क्या उदाहरण दे दिया इन लोगों ने, और इतनी बड़ी बात, सबको आतंकवादी पांडे जी कह रहे हैं। मैंने कहा, अभी मैंने वह कविताएं सुनाई नहीं थीं, बिना उन कविताओं को सुने हुए इन लोगों ने फैसला कर दिया, फतवा जारी कर दिया कि उन कविताओं का स्थान इस चर्चा में नहीं है, बाद के कवि सम्मेलन में है। इन्होंने मेरी कविताएं सुन ली होती, उसके बाद का होता, तो मैं इनको आतंकवादी नहीं कहता। इन्होंने बिना सुने फैसला कर लिया, फतवा जारी कर दिया, इस वजह से यह सब आतंकवादी है। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो भी बिना सुने बिना समझे फैसला कर रहा है वह आतंकवादी है या आतंकवादी होने की पूरी संभावना है। पब्लिक ने खूब जोर से ताली बजाई। हमने कहा केवल आपकी ताली से बात नहीं होती, अभी मुझे दो बातें और कहनी। अब पब्लिक भी सुनने के मूड में आ गई। जो 5-10 मिनट का समय सोचा था उन्होंने, मैं पूरी बात कह रहा हूं और पब्लिक आनंद ले रही है, क्योंकि पब्लिक को समझाया जा सकता। 94% पब्लिक ऐसी होती है जिसको समझाया जा सकता है, जिसकी आंखों को खोला जा सकता है। 3% पब्लिक ऐसी होती है जो घोर नासमझ या घोर गलत होती है, और 3% पब्लिक ऐसी होती है जो घोर खुली आंखों वाली, खुले विचारों वाली और घोर सही होती है। बाकी जो
94% के आसपास पब्लिक है, वो बीच में बैठी होती है, जिधर भी लुढ़क जाए या जिधर भी लुढ़का लो, वो सही की तरफ भी लुढ़क सकती है, गलत की तरफ भी लुढ़क सकती है। अब ये क्षमता होनी चाहिए, अगर बुद्ध होगा तो अंगुलिमालों को अपनी तरफ खींच लेगा। तो फिर मैंने कहा कि अगर आप लोगों को कविता से परहेज था कि कविता का स्थान कवि सम्मेलन में है, तो आप में से किसी ने गीता का उदाहरण दिया, किसी ने कुरान का उदाहरण दिया, किसी ने बाइबल का उदाहरण दिया कि उसमें आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद से बराबर चीज़ें। तो मैं अगर अपनी कविता सुना रहा था, वह सब भी कविताएं थी, जो आपने उदाहरण दिए वो उनकी कविताएं थी। अगर मैं अपनी कविता यहाँ सुना रहा था तो उसे सुन तो लेना चाहिए था, उसके बाद उसे उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। उसके बाद फिर कवि सम्मेलन में भी लोगों ने मुझे खूब सुना और वो बात पब्लिक ने बहुत सराहा, और बाद में वो धार्मिक सभी गुरु लोग भी, किसी ने मेरे खिलाफ मेरे विरोध में कुछ कहा नहीं। और चूंकि बात आ गई है तो वो 2 कविताएं जो छोटी छोटी मैं उस दिन सुनाने जा रहा था, सुनाया, उसमें एक तो तुरंत निकल आई है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसमें से एक आपके सामने रख रहा हूं। पंच तत्वों का हक। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर। इसीलिए मृत्यु के बाद भी पांचों तत्व पाना चाहते हैं यह शरीर। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर। इसीलिए मृत्यु के बाद भी पांचों तत्व पाना चाहते हैं शरीर। छित, जल, पावक, गगन, समीर, पांचों तत्व पाना चाहते हैं शरीर। अग्नि को भी शरीर चाहिए और धरती, जल, गगन, समीर को भी चाहिए शरीर। इसीलिए कहीं जलाने की प्रथा है, कहीं दफनाने की, कहीं नदी में प्रवाहित कर देने की, और कहीं खुले में रख देने की। पांचों तत्वों को मिल रहा है। अग्नि को भी शरीर चाहिए, इसलिए जलाया जाता है, और धरती को शरीर चाहिए, दफनाया भी जाता है, और जब जलाया जाता है तो भी उसकी राख धरती में ही जाती है। जल को इसलिए कहीं जल में प्रवाहित करने की प्रथा है। गगन और समीर को जब हम खुले में रख देते हैं, पारसी धर्म में तो ऊंचा टावर बना के उस पर रख देते हैं कि चिड़ियों को मिले, गगन को मिले, समीर को मिले, आकाश को मिले, तो सबको शरीर मिलता है। और जीव जंतु वनस्पतियाँ जितनी जब मरती हैं तो ये पांचों तत्वों को चला जाता है, खुले में ही अक्सर पड़ी रहती हैं, और उसमें दूसरे जीव जंतुओं के भी, गिद्ध के भी, चिड़ियों के भी, कीड़ों मकोड़ों के भी, हवा के भी, आकाश के भी, सबके काम आ जाती हैं। और कहीं इसीलिए कहीं जलाने की प्रथा है, कहीं दफनाने की, कहीं नदी में प्रवाहित करने की, और कहीं खुले में रख देने की। कितना जरूरी, कितना संतुलित है सब कुछ, कितना जरूरी, कितना संतुलित है सब कुछ। तो एक तो ये कविता थी, और एक और दूसरी थी, देखिए अगर तुरंत निकल आता है। दूसरा है कितना अच्छा है। कितना अच्छा है कि लोग मानते हैं ईश्वर के इतने स्वरूपों को, इतने धर्मों को। कितना अच्छा है कि लोग मानते हैं ईश्वर के इतने स्वरूपों को, इतने धर्मों को, तरह तरह से समझते हैं उसको, तरह तरह से करते हैं रूपायित अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। इस धरती पर संतुलन बना हुआ है ईश्वर के अनेक रूपों की अवधारणा की वजह से।
इस धरती पर संतुलन बना हुआ है ईश्वर के अनेक रूपों की अवधारणा की वजह से। पूरी दुनिया यदि एक ही तरह की पूजा करने लगती, पूरी धरती यदि एक ही तरह की पूजा करने लगती तो कितना अफरा तफरी मच जाती, तो कितना अफरा तफरी मच जाती, कुछ चीज़ों की कितनी कमी हो जाती। अभी एक त्यौहार में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और कमी हो जाती है। अगर सारी धरती के लोग उसी दिन वो त्यौहार मनाने लगें तो चीज़ों की कितनी कमी हो जाएगी, पूजा सामग्रियों के भाव आसमान छू जाएंगे और सब कुछ कितना धीरे धीरे कितना अच्छी तरह से हुआ है विकसित, सब कुछ कितना धीरे धीरे कितना अच्छी तरह से हुआ है विकसित। बस जो अब कमियां आ गई हैं, अंधविश्वास आ गए हैं, इनको हटाने की ज़रूरत है। धर्म अधिक तरह के हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में भी अगर हिंदुओं का त्यौहार है तो कम से कम दूसरे धर्म के लोग ऑफिस में ठीक से आके काम कर रहे हैं, हिंदू लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अगर मुसलमानों का त्यौहार है तो हिंदू लोग आ रहे हैं, मुसलमान लोग नहीं आ रहे हैं। आपके ड्राइवर, अगर आप हिंदू हैं और मुस्लिम ड्राइवर है तो आपके त्योहारों में रहेगा। अब काम करने वाला अगर मुस्लिम है तो आपके त्योहारों में रहेगा। इसका उल्टा है, अगर कोई मुस्लिम है उसके यहाँ हिंदू ड्राइवर है तो उसके यहाँ काम करने में रहेगा, या और स्टाफ है वो काम करने में रहेंगे। तो ये सब एक तरह से एडजस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं उसके, इस तरह तरह के लाभ हैं इसके। तो ये जो दोनों चीज़ें सुनाई तो ये लोग भी चुप हो गए, और जो धर्मगुरु थे, और पब्लिक को भी बहुत आनंद आया। तो हम लोग वो चर्चा कर रहे थे सब आज की समस्या के बारे में। फेसबुक का जो ग्रुप है, सॉरी जो पेज है, उसमें मैंने ऑन किया था लेकिन ठीक से ऑन नहीं हुआ, इसलिए वो अभी 20-25 मिनट जो हम लोगों ने बात की, 42 मिनट की बात, वो लोग नहीं सुन पाए। अभी अभी वो ऑन हुआ है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक मित्र ने एक कहा कि आज की मुख्य समस्या पर आप अपनी बात कहिए। मैंने कहा सरकार और जनता दोनों दोषी हैं और दोनों आतंकवादी हैं, क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा ही यही है, जैसा मैंने अभी इस घटना में बताया था, बिना सुने, बिना सभी पक्षों को सुने फैसला कर लेना, बिना जाने फैसला कर लेना, बिना परिणाम पर विचार किए फैसला कर लेना। सरकार बिना पब्लिक को सुने, समझे और परिणाम पर विचार करके एकाएक फैसले करती है, नियम बनाती है, इसलिए वो आतंकवादी है। या ऐसी सरकारें जो बिना पब्लिक को सुने, समझे और परिणाम पर विचार किए एकाएक फैसले करती हैं, वो नियम बनाती हैं, वे आतंकवादी हैं। और जनता भी बिना सबको सुने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना परिणाम पर विचार की वोट दे देती है। बहुत सीमित पैरामीटर्स पर वोट दे देती है, जाति धर्म के चश्मे से देख करके वोट दे देती है, या बॉटल शराब का और पैसा लेकर के वोट दे देती है। तो और जनता भी बिना सबको सुने, बिना सोचे समझे जाने, बिना परिणाम पर विचार किए वोट दे देती है, और फिर बाद में बिना सोचे समझे जाने विरोध भी करने लगती है। जो सही काम है उसके साथ रहिए, जो गलत काम है उसका विरोध करिए। ये बायस और प्रेजुडिस के आधार पर या तो साथ होंगे तो साथ ही होंगे, और विरोध करेंगे तो विरोध ही करेंगे। मुद्दों पर विरोध करिए, जो भी मुद्दे गलत हैं कहीं किसी के भी, उसका विरोध करिए। मैंने उन्हें अपनी एक पुरानी कविता भी सुनाई जो आपको भी सुना रहा हूँ। दोषी कौन? अंधी जनता ने बहरे असंवेदनशील लोगों को चुना। अंधी जनता ने बहरे असंवेदनशील लोगों को चुना। सरकार बनी, सरकार ने जनता को बिना सुने, बिना समझे, बिना जाने, बिना परिणाम पर विचार किए फटाफट काम करने शुरू किए। सरकार ने जनता को बिना सुने, बिना जाने, समझे, बिना परिणाम पर विचार किए फटाफट काम करने शुरू कर दिए। आगे चलकर जनता ने बिना जाने, समझे, सोचे, विचारे विरोध करना शुरू कर दिया, और फिर वही हुआ जो कबीर ने 500 साल पहले कहा था, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परन। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परन, दोनों असंवेदनशील, दोनों बिना सोचे समझे, बिना सुने फैसला करने वाले,
बिना देखे फैसला करने वाले। तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब परंत, तो फिर किसे दोष दें? सरकार को, उसे तो जनता ने ही चुना था, या जनता को, उसे तो सरकारों और सरकार बनाने वाले उम्मीदवारों ने ही भरमाया था, भ्रम में उलझाया था, या फिर समय का, या फिर हमारा आपका। अब आप कहेंगे हम आप कहाँ से आ गए? या फिर हमारा आपका कि हम जितना चाहिए था उतनी तीव्रता से सत्य को नहीं फैला पाए, संविधान को नहीं फैला पाए, जनता मालिक है ये नहीं बता पाए कि हम जितना चाहिए था उतनी तीव्रता के साथ सत्य को नहीं फैला पाए। और आपका, हाँ आपका, क्योंकि आप इन सब बातों को पढ़ते सुनते सोचते तो रहे, सच से सहमत तो रहे, लेकिन बस उससे आगे कुछ नहीं किया, उससे आगे बढ़ाने की तीव्र गति से कोशिश नहीं की। तो ये एक कविता थी। और आखिर में राजस्थान के एक विधानसभा चुनाव में ये 17-18 के आसपास घटना है, लेकिन ये उदाहरण है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा होगा। जनता ने चंदा देकर चुनाव लड़वाया और बीजेपी कांग्रेस को धूल चटाकर विधायक बन गया एक कर्जदार किसान। जनता ने चंदा देकर चुनाव लड़वाया और बीजेपी कांग्रेस को धूल चटाकर विधायक बन गया एक कर्जदार किसान। उसने आत्महत्या नहीं की, वह विधायक बन गया। यह अब समय की मांग है, ऐसा होने वाला है। लोकतंत्र में सब संभव है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक बिरला उदाहरण सामने आया है, जहां एक कर्ज से दबे रहने वाले किसान ने बीजेपी और कांग्रेस के दमदार उम्मीदवारों को धूल चढ़ा दी, और चुनाव में भी इस किसान को कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ी, जैसा हम लोग 8.5 साल से कह रहे हैं। और ये पिछले साल, कई सालों से मैं जब से ये मिला है ये घटना, हर साल इसको रिपीट करता हूँ, आज मेमोरीज से ही निकाला है। पिछले साल भी मैंने इसको सब तरफ भेजा था। जो अच्छी चीज़ें, अच्छाई को फैलाइए, दिए से दिए जलाइए, तभी काम होगा। वही मामले को शांत मत कर दीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ाइए। और चुनाव में भी इस किसान को कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ी। चुनाव पर भारी व्यय करने में असमर्थ यह किसान जनता द्वारा एकत्रित पैसों से चुनाव लड़ा और विधायक चुना गया। चुनाव पर भारी व्यय करने में असमर्थ यह किसान जनता द्वारा एकत्रित पैसों से चुनाव लड़ा और चुना गया। चुनाव सिर्फ पैसे से नहीं जीता जा सकता, बल्कि जनता के प्यार और स्वीकार्यता से भी फतह हो सकती है। इसका उदाहरण है राजस्थान के गिरधारी लाल माहिया, जो एक ऐसे ही किसान हैं जो खेती भले ही कर्ज लेकर करते रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव बिना कर्ज लिए जीत गए। विधानसभा चुनाव बिना कर्ज लिए जीत गए। लोगों के प्यार और समर्थन ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचा दिया। गिरधारी लाल ने श्री डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। गिरधारी लाल ने करीब 24,000 वोट से जीत हासिल की है। यह अब तक का भले विरल उदाहरण है जब लोगों के पैसे से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत है। गिरधारी लाल से लोगों ने जब चुनाव लड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लग रहा था कि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होगा और कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के सामने संसाधन के मामले में टिकना आसान नहीं होगा। गिरधारी लाल के परिवार वाले भी उनके चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लोगों ने गिरधारी लाल को समझाया और अपनी तरफ से चंदा देने का वादा किया। एनडीटीवी से बात करते हुए गिरधारी लाल ने कहा, यह जनता का चुनाव था और संघर्ष जनता कर रही थी। यही तो होना चाहिए, यही तो होना है। पूरे देश के हर चुनाव में, चाहे गांव सभा का हो, नगर निकाय का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, चुनाव जनता का होना चाहिए। जनता को ही फैसला करना चाहिए कि किसे प्रत्याशी बनाएं, किससे जिताएं।
चुनाव केवल और केवल जनता का है। मालिक जनता है तो मालिक ही तय करेगा ना किसको नौकर रखें, किसको सेवक रखें, किससे सेवा करवाएं, किससे अपनी बात वहां पहुंचाएं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने संसाधनों का उपयोग एनडीटीवी से बात करते हुए गिरधारी लाल जी ने कहा कि यह जनता का चुनाव था और संघर्ष जनता कर रही थी। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने संसाधनों का उपयोग किया और साथ साथ पैसा खर्च किया, लेकिन जनता के समर्थन और प्यार से यह चुनाव जीता। एक तरफ धन था, दूसरी तरफ जनता का मन था। एक तरफ धन था तो दूसरी तरफ जनता का मन था। यह ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें जनता चुनाव लड़ रही थी। यह ऐतिहासिक चुनाव था और अब भविष्य में ऐसे ही चुनाव होंगे, पूरा विश्वास है। एक दो चुनाव का अभ्यास और भले पब्लिक को करना पड़े, उसके बाद अब यही होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें जनता चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ धन था, दूसरी तरफ जनता का मन था। गिरधारी लाल किसान हैं और पिछले 35 सालों से किसान नेता के रूप में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार गिरधारी लाल अपनी खेती के लिए लोगों से कर्जा ले चुके हैं। वे बिजली, नहर, नरेगा, पानी के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सन 2001 में लगातार 14 दिन तक मूंगफली के दाम को लेकर आंदोलन किया था। गिरधारी लाल चाह रहे थे कि सरकार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे। उस समय की अशोक गहलोत सरकार को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा था और राजस्थान सरकार ने मूंगफली के दाम 1340 रुपये तय किए थे। 2006 में बिजली कनेक्शन को लेकर गिरधारी लाल के नेतृत्व में डूंगरगढ़ में 56 दिन तक लगातार आंदोलन चला। किसानों की मांग थी कि 8 घंटे बिजली सप्लाई दी जाए। किसानों की मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा था। साल 2017 में किसानों के कर्ज माफ़ करने की मांग को लेकर भी कई दिनों तक उन्होंने आंदोलन किया था। वसुंधरा सरकार ने पहले 50,000 कर्ज माफ़ी की बात तो मान ली थी, लेकिन बाद में कहा कि सिर्फ छोटे किसानों की कर्ज माफ़ी होगी। फिर कई दिनों तक किसानों ने गिरधारी लाल के नेतृत्व में आंदोलन किया था। गिरधारी लाल ने पहली बार 1995 में डूंगरपुर ब्लॉक स्तर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे उस समय भी कांग्रेस और बीजेपी को हराकर जीते थे। सन 2000 में फिर ब्लॉक मेंबर का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वे वर्ष 2004 में पंचायत समिति का चुनाव लड़े और 450 वोट से हार गए। सन 2008 में गिरधारी लाल ने श्री डूंगरगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इस बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। एनडीटीवी से बात करते हुए गिरधारी लाल ने कहा कि वे फील्ड की राजनीति करते हैं, फील्ड की राजनीति करते रहेंगे और पब्लिक के लिए जीवन गुजारेंगे। उन्होंने कहा कि अब वे विधानसभा में किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे। वे चाहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों को बिजली मिले और फसलों के सही दाम मिले, साथ साथ दूध का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। गिरधारी लाल ने कहा कि सरकार से कहेंगे कि श्री डूंगरपुर में किसान ट्यूबवेल के लिए जितना पैसा खर्च करता है उसका 33% सरकार दे। उन्होंने कहा कि एक ट्यूबवेल लगाने में किसान को 10 से 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह देश के अधिकांश हिस्सों में होने जा रहा है। 19 नहीं, अगले 24 के लोकसभा चुनाव में देश के अधिकांश हिस्सों में होने जा रहा है। पब्लिक ढूंढ कर अच्छे लोगों को प्रत्याशी बनाएगी और जिताएगी। पार्टियां महत्वहीन हो जाएंगी। जनता पार्टियों के आधार पर न चुनकर व्यक्ति के गुणों के आधार पर चुनाव करेगी। राजस्थान में ही जनता ने पार्टियों से अलग हटकर ऊपर उठकर 13 निर्दल प्रत्याशियों को जिताया है। आप अपने आसपास उन अच्छे व्यक्तियों के नाम और संपर्क सूत्र इकट्ठे करें जिन्हें आप सोचते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में या अन्य विधानसभा चुनाव में संसद या विधायक होना चाहिए, और उनके लिए जनमत बनाएं और उनसे आग्रह करें कि चुनाव में भाग लें। अच्छाई पर छोटी सी कहानी भी याद आ गई। एक 6 वर्ष का लड़का अपनी 4 वर्ष की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी कोई चीज़ निहार रही है, देख रही है। लड़का पीछे आता है और बहन से पूछता है, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाती है। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है कि एक बड़े जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को गुड़िया देता है। वो बहन बहुत खुश हो गई।
दुकान ये सब देख रहा था। बच्चे का प्रगल्भ व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब वो बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, इसकी कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक शांत और गहरा व्यक्ति था। उसने जीवन से कई उतार चढ़ाव देखे थे। उन्होंने बड़े प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछा, बताओ बेटे, आप क्या दे सकते हो? बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समंदर के किनारे से चुन चुन कर बीनी थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। सीपें गिनकर वो बच्चे की तरफ देखने लगा और बच्चा बोला, सर कुछ कम है क्या? दुकानदार, नहीं, ये इस गुड़िया की कीमत से भी ज़्यादा है, ज़्यादा मैं वापस देता हूँ। यह कहकर उसने 4 सीपें रख ली और बाकी की बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपें जेब में रखकर बहन को साथ लेकर गुड़िया के साथ चला गया। यह सब उस दुकान का कामगार देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले दे दी? दुकानदार एक स्मित संतुष्टि वाला हास्य करते हुए बोला, हमारे लिए यह केवल सीप है, हमारे लिए यह केवल एक सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है। हर चीज़ की कीमत अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती है। इसको इकोनॉमिक्स में भी तमाम इसकी थ्योरम्स भी हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अगर आपके पास कोई चीज़ एक है तो उसकी बहुत वैल्यू होगी, 2 हो जाएगी तो दूसरे की वैल्यू कम हो जाएगी, तीसरी अगर आ गई तो फिर और कम हो जाएगी। जैसे जैसे उस तरह की चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वैल्यू कम होती जाती है। सीप दुकानदार एक स्मित संतुष्टि वाला हाथ से करते हुए बोला, हमारे लिए केवल सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है, और अब इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं। पर जब वो बड़ा होगा और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी और फिर वह सोचेगा कि यह धरती अच्छे मनुष्यों से भी भरी हुई है, केवल बुरे ही बुरे नहीं हैं। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। अंत में एक बार आप सबसे आग्रह है कि अपने आसपास के उन अच्छे व्यक्तियों के नाम और संपर्क सूत्र इकट्ठे करें और कृपा करके 2024 के लोकसभा के और आगे आने वाले सभी चुनावों में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं और जिताएं, जिससे कि एक नई क्रांति, एक नया अनुशासित इनकलाब हो। और इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है। फेसबुक के पेज के सारे मित्रों से आग्रह है कि अभी मैं यूट्यूब पर जो पूरा प्रोग्राम है वह भेजता हूँ, उसका लिंक आप लोग उसको पूरा देखिएगा। मैंने दबाया था उसको लाइव के लिए, पता नहीं कैसे नहीं दबा और वो रह गया। दोबारा मेरी नज़र जब उधर घड़ी गई तो उसको लाइव कर तो दिया, लेकिन पूरा आप नहीं देख पाए, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन आप पूरा, मैं लिंक भेजूंगा, उससे देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।